वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि प्लेबैक का, जहां पर इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगी अनन्या नागला और दिनेश तेज। तो बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है आपको आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तेलुगु भाषा में विथ इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाएगी। और ये जो फिल्म है, इसे कहा जा रहा है कि ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो कि क्रॉस टाइम कनेक्शन के ऊपर आधारित है। जी हाँ, मतलब इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि बाहर पहले ही इस टॉपिक के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है और इस फिल्म के आइडिया, इस फिल्म के कंसेप्ट को लेकर आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हो, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आइडिया आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि क्रॉस टाइम कनेक्शन का जो आइडिया है, जहां पर एक आदमी फ्यूचर में होता है, एक आदमी पास्ट में होता है, और ये दोनों ही जन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं एक टेलीफोन के द्वारा। तो ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले मैंने देखा था, या फिर आप में से काफी लोगों ने शायद देखा ही होगा, साल 2020 में आई कोरियन फिल्म यानी कि द कॉल में। जी हां, द कॉल में ये कंसेप्ट मैंने सबसे पहली बार देखा था। और जब मैं उस फिल्म को देखकर खत्म किया, तो उसके बाद जब मैंने विकिपीडिया चेक किया, तो वहां पर मुझे पता चला कि इस फिल्म के अंदर जो आइडिया या फिर जो कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये सबसे पहले यूज किया गया था या फिर सबसे पहले देखने को मिला था साल 2011 में आई फिल्म यानी कि द कॉलर में। जी हां, साल 2011 में आई ब्रिटिश फिल्म के अंदर यह कंसेप्ट सबसे पहली बार देखने को मिला था, और उसके बाद यहां पे द कॉल फिल्म में दूसरी बार देखने को मिला, और फाइनली साल 2021 के अंदर तेलुगु फिल्म प्लेबैक में हमें यह कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि जो आइडिया है कहीं पे भी पूरी तरह से फ्रेश आइडिया नहीं है, इन्होंने बाहर से ही यह आइडिया लिया हुआ है। पर फिर भी ये जो दो फिल्में हैं यानी कि द कॉल और द कॉलर, ये दोनों ही एक बहुत ही इंटेंस डार्क थ्रिलर फिल्में हैं। जहां पर 2011 की फिल्म द कॉलर जो है, वो जो फिल्म है वो थोड़ी सी एक सुपर नेचुरल और एक हॉरर थ्रिलर टाइप की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ जो कोरियन फिल्म है यानी कि द कॉल, ये कहूं तो इन तीनों फिल्मों में से सबसे बेस्ट फिल्म है, क्योंकि यहां पर इस फिल्म के अंदर इस आइडिया को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जिस तरह से कैरेक्टर्स यहां पे डेवलप किए गए हैं, साथ ही साथ जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, खास करके जो दोनों लीड एक्ट्रेस ने, वो सही में कमाल का है। और ये फिल्म इस कंसेप्ट पे बनी सबसे बेहतरीन फिल्म है, जो मैं तो कहूंगा आप एक बार जरूर देखिएगा। नेटफ्लिक्स इंडिया पे ये फिल्म मौजूद है, हिंदी डब वर्जन में भी है। तो ये फिल्म आप एक बार जरूर देखिए अगर आपने प्लेबैक फिल्म देख लिया हो तो, या फिर अगर आप प्लेबैक फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। तो ये जो दोनों फिल्में हैं, द कॉलर और द कॉल, इन दोनों ही फिल्मों में आपको कुछ काफी हद तक सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। एक इविल कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि मतलब कुछ देने के बदले कुछ लेना पसंद करता है। इस किस्म के कैरेक्टर्स आपको द कॉल में देखने को मिलते हैं। और ये जो फिल्म है यानी कि द कॉलर, वो थोड़ी सी अलग है। वहां पर आपको ज्यादा दूसरे साइड का जो मतलब पास्ट से जो कॉल आ रहा है, वो ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, वो कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब कहूंगा कि अंडर डेवलप कंसेप्ट था, जिसे कहा जाए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है यहाँ पे द कॉल फिल्म के अंदर। और यहाँ पे आपको प्लेबैक फिल्म के अंदर इन दोनों ही फिल्मों में से काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद जब मैं कल इस फिल्म को देखने बैठा, यानी कि प्लेबैक फिल्म को देखने बैठा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसे मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो मेरी नजर में ये एक डिसेंट फिल्म है। मतलब अगर आप इस फिल्म को पहली बार देखने बैठते हो, मतलब अगर आपने कोरियन और जो ब्रिटिश फिल्में नहीं देखी हैं, तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने द कॉल या फिर द कॉलर देखी हुई है, फिर भी मैं कहूंगा कि ये फिल्म आपको एटलीस्ट काफी हद तक इंप्रेस कर सकती है, क्योंकि कहना चाहूंगा इस फिल्म के अंदर जिस तरह से इस कंसेप्ट को, इस आइडिया को यहां पर एग्जीक्यूट किया गया है, वो काफी हद तक अच्छा है। साथ ही साथ इस फिल्म को अगर कुछ डिफरेंट या फिर कुछ अलग बनाता है, तो वो है यहाँ पे इसके अंदर डाले गए इमोशंस। जी हाँ, आपको एक टिपिकल तेलुगु ड्रामा फिल्म के अंदर जो इमोशनल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसे यहां पर इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐड किया गया है, जिसके वजह से फिल्म जो है काफी हद तक डिफरेंट नजर आती है यहां पर दोनों फिल्मों के मुकाबले। इसके अलावा फर्स्ट हाफ के अंदर अनन्या नागला का जो कैरेक्टर है, वो इतना क्यूट कैरेक्टर है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं और वो जो एक इनोसेंट कैरेक्टर यहां पे हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, या फिर थ्रू आउट द फिल्म जो देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का था। और मुझे फर्स्ट हाफ को देखते समय काफी मजा आ रहा था। साथ ही साथ ये जो कहानी है मुझे काफी हद तक अच्छी लगी। यहां पर आपको एक मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है, जहां पर इसी कंसेप्ट को पकड़ते हुए एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी थी और इस फिल्म के साथ आपको जोड़े रखती है। और जिस तरह से यहाँ पे स्क्रीन प्ले लिखा गया है, वो भी मेरे हिसाब से काफी हद तक अच्छा है। और इस फिल्म के अंदर अच्छा खासा इमोशन, अच्छा खासा थ्रिल और एक डिसेंट सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब होता है। फिल्म के अंदर आपको काफी अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इंगेज करके रखेंगे। इसके अलावा बात करें फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो कहना चाहूंगा कि फिल्म
फिल्म को देखते वक्त आपको काफी समय ऐसा लग सकता है कि मानो आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, या फिर एक जो फील होता है कि लुक एंड फील जो मिलता है अगर आप एक फिल्म को देख रहे हो और आपको एक टीवी सीरियल को देख रहे हो तो आप डिफरेंस पता कर लोगे। तो वो जो लुक एंड फील है इस फिल्म का वो काफी हद तक काफी जगहों पर काफी फ्रेम्स काफी सीन में आपको एक टीवी सीरियल वाली जो फील है वो दे सकता है। इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है और थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक हो जाता है जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था। और कसम से कह रहा हूं वो जो पर्टिकुलर सीन वहां पे जो ट्विस्ट ओपन होता है वहां पर वो जो फ्रेम देखने को मिलता है वो सही में बिल्कुल एक टीवी सीरियल वाली फील दे रहा था। इसके अलावा फिल्म के अंदर अनन्या नागला ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, पर कहना चाहूंगा कुछ सीन्स में जहां पर वो शॉकिंग एक्सप्रेशंस देती हैं उन सीन्स को डायरेक्टर को अच्छी तरीके से संभालना चाहिए था या फिर उन सीन्स को फिर से शूट करवाना चाहिए था, क्योंकि उन सीन्स में जो एक्सप्रेशन है वो उतने नेचुरल नजर नहीं आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो शायद आपको इस फिल्म में नजर आ सकती हैं। तो जो लुक एंड फील वाली बात मैं बोल रहा हूं तो वो कह सकते हैं कि हो सकता है कि फिल्म का जो बजट है वो काफी कम हो तो उतना अच्छी तरीके से मेकिंग नहीं हो पाई है, तो वो चीज हम नजरअंदाज कर सकते हैं। पर जो एक्टिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर को कुछ चीजें संभालनी चाहिए थी या फिर जिस तरह से क्लाइमैक्स को लिखा गया है वो थोड़ा और बेहतरीन तरीके से हो सकता था। तो ओवरऑल कहा जाए तो प्लेबैक अगर आपने द कॉल फिल्म नहीं देखी है तो आपके लिए ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, जहां पर फिल्म का यूनिक कंसेप्ट आपको जरूर पसंद आएगा, कास्ट की डिसेंट परफॉर्मेंस और फिल्म की अच्छी स्टोरी लाइन आपको फिल्म में जरूर इंप्रेस कर सकती है। और अगर आपने द कॉल फिल्म देख ली है तो आप चाहो तो इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। अगर आप इसी कंसेप्ट के साथ एक तेलुगु ड्रामा थ्रिलर देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। फिल्म के अंदर आपको अच्छा खासा सस्पेंस, अच्छा खासा थ्रिल और कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।